सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत बहुत खुशामदीद वॉइस ऑफ उर्दू के इस खास पेशकश में। आज हम ज़रा मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, मतलब वहाँ के जो ताज़ा हालात है ना जी। ख़ास तौर पे ये ईरान और इसराइल के बीच जो कशीदगी, जो तनाव बढ़ता जा रहा है और ये मिसाइलों का जिक्र बार बार आ रहा है। बिल्कुल। खबरें तो यही बता रही हैं कि मामला बहुत नाजुक है, एकदम मतलब एज पे। जी बिल्कुल, मामला बहुत संजीदा है इस वक्त। एक तरफ तो देखिए ईरान के नए हमलों की खबरें हैं, काफी शदीद रद्द अमल दिखाया गया उनकी तरफ से। हाँ। और दूसरी तरफ इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उनका जो बचाव का निज़ाम है और मिसाइलों की कमी, इस पर बड़ी परेशान करने वाली रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, तो चलिए जरा इन्हीं बातों को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये ईरान वाले हमले की बात करते हैं। ताज़ा खबर तो यही है कि ईरान ने इसराइल पर फिर से जोरदार हमला किया है जी। और सुनने में आ रहा है कि ये उनकी जो अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर जो इसराइल ने शायद हमला किया था, ये उसका जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट से ही बता रही हैं कि वो जो कथित इजरायली हमला था उसमें ईरान की अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी का हेवी वाटर रिएक्टर, उसको नुकसान पहुंचा था। ओहो। तो जाहिर है ईरान काफी गुस्से में आया और फिर उसने तल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक फौजी जवाब नहीं था, इसमें आप समझे एक पैगाम भी था। और ये क्या बात है कि इस बार ईरान ने कुछ खास किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए। सुनने में आया कि उन पे हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की तस्वीरें थीं। जी हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। जैसे कि याहिया सिनवार और हसन नसरुल्लाह की, और तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी हमला हुआ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये तस्वीरों का इस्तेमाल, ये एक तरह से ईरान का इजराइल को और उसके साथियों को आप कह लें चढ़ाने का या अपनी ताकत दिखाने का अंदाज था। अच्छा। और स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाना ये दिखाता है कि वो सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रहना चाहते, वो इसराइल की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। और हाँ, इन हमलों ने जो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कारकर्दगी पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। अमरीकी मदद के बावजूद कई ईरानी मिसाइल अपने निशाने तक पहुंच गए। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, वो जो अमरीकी रिपोर्ट है जिसने इसराइल में हलचल मचा दी है, क्या है उसमें ऐसा? देखिए, इस रिपोर्ट का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है ना, वो ये है कि ईरान के जो लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं जी, इनकी वजह से इसराइल का जो हवाई डिफेंस का सिस्टम है, खास तौर पर उनके जो एरो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं। एरो मिसाइल? हाँ जी, एरो इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी वो जो आने वाले मिसाइलों को हवा में ही रोकते हैं, जी, मार गिराते हैं, वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। अच्छा। रिपोर्ट का अंदाजा है कि इसराइल के पास अब सिर्फ 10 से 12 दिन का ही स्टॉक बचा है इन जरूरी मिसाइलों का। क्या कह रहे? सिर्फ 10 से 12 दिन? ये तो मतलब आंखें खुल गई। मतलब दुनिया का इतना मशहूर डिफेंस सिस्टम और अब ये हाल कि अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसराइल का डिफेंस सिस्टम है तो बड़ा लेयर्ड, कई परतें हैं उसमें। हाँ। आयरन डोम है, हाँ सुना है, छोटी दूरी के रॉकेटों के लिए, फिर डेविड स्लिंग है मीडियम रेंज के लिए, और फिर ये एरो 2 और 3 हैं लंबी दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए, और हाइपरसोनिक के लिए भी। हाइपरसोनिक भी? जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज और रास्ता बदलने वाले, जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से अमेरिकी मदद वाले थार्ड और पेट्रियट सिस्टम भी लगे हुए हैं। लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है कि एक साथ सैकड़ों मिसाइल दागो, जिसमें उनके फतह 1 जैसे हाइपरसोनिक भी शामिल हो। अच्छा। ताकि ये पूरा जो डिफेंस का जाल है ना, ये कंफ्यूज हो जाए, ओवरलोड हो जाए। समझ गई। और जाहिर है इन मिसाइलों को रोकने का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा आता होगा। अरे बहुत ज्यादा। आप अंदाजा लगाएं, एक दुश्मन मिसाइल को एरो सिस्टम से रोकने पर 2 से 3 मिलियन डॉलर। 2 से 3 मिलियन डॉलर एक मिसाइल रोकने पर? जी हाँ, करोड़ों रुपए का खर्चा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना तकरीबन 285 मिलियन डॉलर सिर्फ इन हमलों को नाकाम बनाने पर खर्च हो रहे हैं। बाप रे। तो अगर खुदा ना करे ये एरो मिसाइल सच में खत्म हो गए तो इसराइल को मजबूरन चुनना पड़ेगा कि कौन से शहर या ठिकाने ज्यादा जरूरी है बचाने के लिए, और इससे आम शहरी इलाकों पर खतरा वो बहुत बढ़ जाएगा। ये सिर्फ फौजी मसला नहीं, बहुत बड़ा माली बोझ भी है। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका क्या कर रहा है? कुछ मदद वगैरह भेज रहा है? हाँ, अमेरिका ने फौरन हरकत की है। उन्होंने अपने थ्रेड सिस्टम, ये भी एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
और अपने जंगी जहाज भूमध्य सागर में मतलब मेडिटेरेनियन सी में तैनात कर दिए हैं। अच्छा। और वो यूरोप में जो उनके अपने एरो इंटरसेप्टर मिसाइल रखे हैं ना, उन्हें जल्दी से जल्दी इसराइल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मसला है शायद। जी, मसला ये है कि इस सप्लाई को इसराइल तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन स्टॉक तो अभी आपने कहा 10-12 दिन में खत्म होने का डर है। ये तो वक्त के खिलाफ दौड़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। अगर अमेरिका वक्त पर यह सप्लाई पहुंचा देता है तो शायद हालात संभल जाएं। लेकिन अगर ये स्टॉक खत्म हो गया और सप्लाई टाइम पर नहीं पहुंची तो इसराइल की मुश्किलें आप सोचें बेहिसाब बढ़ सकती हैं। आम लोगों की जानें खतरे में होंगी। और ये भी मुमकिन है कि ईरान इस कमजोरी का फायदा उठाकर इसराइल की जो ज्यादा संवेदनशील जगहें हैं, जैसे न्यूक्लियर ठिकाने या केमिकल ठिकाने, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करें। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये समझें कि इसराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी दुनिया भर में इतनी शोहरत थी, वो आज अपनी तारीख के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहा है। बिल्कुल। वक्त भी कम है, पैसा भी बहुत लग रहा है और पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। जी हाँ। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है वो ये कि अगर ये 10-12 दिन गुजर गए और अमेरिकी मदद वक्त पर नहीं पहुंची तो फिर क्या होगा? क्या ताकत का जो तवाजुन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है इस इलाके में, क्या वो बदल जाएगा? और इसका पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों में शायद सबसे ज्यादा गौर करना होगा। आज की इस गहरी तहकीक और बातचीत के लिए जो मालूमात जुटाई गईं, उसमें हैदर हसन ने हमारी मदद की। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मालूमाती रही होगी और कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।